हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान आपके केमिस्ट्री टीचर स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा चैप्टर 3 क्लास 11 केमिस्ट्री का टॉपिक आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, आयनाइजेशन जैसे कि आपको पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो जनरल आइडिया था वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ले लिया था, बिल्कुल ले लिया था। ठीक है, मैंने आपको उसमें बता दिया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी होती क्या है और उसको हम कैसे कैसे आगे क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं। ठीक है, आज इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, प्रीवियस जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा रिकॉल करके आगे हम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो हमने क्या पढ़ा था कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है जैसे कि क्या है हमारा, किसमें होती है वो, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में, यानी कि जो भी हमारा एलिमेंट है वो क्या क्या होना चाहिए, वो गैसियस स्टेट में होना चाहिए। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमारा ये हो गया। लिखा है यहाँ पर ऐसे ही, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इट्स आयनाइजेशन एंथैल्पी। यानी कि एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी होती है, जो पावर होती है क्या इलेक्ट्रॉन की, एलिमेंट की एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी होती है, जो पावर होती है, वो हमारी क्या कहलाई जाती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जो हमारा एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, हमारा गैसियस स्टेट में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए। बाकी हमने ये भी चीज हमने डिस्कस कर ली थी कि अगर जो हमारा एलिमेंट है वो सॉलिड स्टेट में है, क्या है, सॉलिड स्टेट में है, तो फिर कैसे कैसे हम करेंगे, तो भी हमने इसको कर लिया था कि हम क्या करेंगे, इसको पहले गैसियस में कन्वर्ट करेंगे। फिर मैंने आपको बताया था सॉलिड से जो गैसियस स्टेट में जब कन्वर्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, बताइए, मैंने आपको बताया था, बोला जाता है सब्लिमेशन। क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एनर्जी दी जा रही है यहाँ पर, है ना। ठीक है, क्या दी जा रही है, सब्लिमेशन एनर्जी दी जा रही है। ठीक है, जिससे कि क्या हो रहा है, सब्लिमेशन एनर्जी से क्या बन रहा है ये हमारा, ठीक है, ये हमने इतना पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए अब आपको रिकॉल हो गया होगा कि हमने क्या पढ़ना है आगे, किस तरीके से इसको पढ़ना है। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है कि जो क्या होती है इसकी, जो एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने की जो टेंडेंसी है वही आयनाइजेशन एंथैल्पी है हमारी, वही आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, कैसे क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। ठीक है, चलिए अब इसको आगे पढ़ते हैं। तो सिर्फ एक बार में, एक रिएक्शन में एक बार ही होगी क्या हमारी आयनाइजेशन एनर्जी, एंथैल्पी, नहीं। तो इसको देखिए, अगर हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, ठीक है, गैसेस स्टेट में है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं उसको, ये उसकी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी की फर्स्ट स्टेट है। यहाँ पर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये, ठीक है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में। ठीक है, इसको हम आगे भी तो बढ़ाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, सक्सेसिव सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके एनसीईआरटी में है टॉपिक, सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इससे जो एम पॉजिटिव है यहां से क्या करेंगे, एक और इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अब आयनाइजेशन एनर्जी E2 है ना, अभी तक हमारी क्या थे, आयनाइजेशन एनर्जी 1, अब आयनाइजेशन एनर्जी 2, E2 देंगे तो क्या होगा हमारा, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, क्या हो गया, एक और इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, ठीक है, अब आयनाइजेशन एनर्जी 3, हम क्या कर सकते हैं, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो IE1 है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट, आयनाइजेशन एनर्जी सेकंड और आयनाइजेशन एनर्जी थर्ड, ये तीनों जो हमारी एनर्जी है, इनमें से ज्यादा कौन सी एनर्जी है, कौन सी एनर्जी होगी, देखो, जो हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ रही है। अब उसके पास उतनी इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। अभी देखो यहाँ पर अगर माना बात हमारे पास
10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्या है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 10 ही होंगे, ठीक है, 10 ही क्या होंगे हमारे पास, प्रोटॉन भी होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन उनको वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे ही खींचेंगे, जिनका पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्शन होगा उनके बीच में, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, उसको खींचेंगे। लेकिन लेकिन जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन उसने लूज करना है वो तो उसने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 9 इलेक्ट्रॉन हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो हमारे सेम ही है ना, प्रोटॉन तो सेम ही हो रहे हैं ना, प्रोटॉन थोड़ी ना लूज करेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हमारे क्या है, सेम ही है। नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी हमारे क्या है 10 है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है 9 है। जो ये 10 प्रोटॉन है यानी कि पॉजिटिव चार्ज तो अभी भी उतना ही है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अब इसको और ज्यादा खींचेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो अब कम हो रहे हैं ना, और ज्यादा खींचेगा, यानी कि जो E2 होगी वो E1 से ज्यादा होगी। जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से क्या होगी, कम होगी। आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से क्या होगी, कम होगी, यानी कि हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 है वो ज्यादा होगी E1 से, ठीक है, क्योंकि 10 यहाँ पे है। बाकी अब हम यहाँ पर देखें, अब यहाँ पे हो चुके हैं हमारे 8 इलेक्ट्रॉन, क्या हो चुके हैं 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, और यहाँ पर हो चुके हैं हमारे, यहाँ पर तो हमारे 10 प्रोटॉन ही है। अब ये 10 प्रोटॉन और ज्यादा अट्रैक्ट करके क्या करेंगे, इन 8 इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा अपनी तरफ खींचेंगे, अपने आप से क्या नहीं होने देंगे, दूर नहीं होने देंगे, लूज नहीं होने चाहिए देंगे, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे और ज्यादा एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, लूज करना पड़ेगा, है ना। अब वो तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाह रहा है, लेकिन जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहे हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन क्या करे, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख रहे हैं अपनी तरफ, ज्यादा ज्यादा खींच रहे, ज्यादा अट्रैक्शन हो रहा है क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो उसको और एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड है वो क्या है, सबसे ज्यादा है। आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड क्या है हमारी, सबसे ज्यादा है, फिर हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड है, फिर हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट है, ठीक है। इतना समझ आया कि अगर कभी भी क्वेश्चन आए कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट है वो कम क्यों है आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड से, या ऐसा क्वेश्चन आए जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड है वो सबसे ज्यादा क्यों है सबसे ज्यादा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या है, कम हो रहे हैं, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही है ना, न्यूक्लियर चार्ज तो क्या है, सेम ही है, वो तो उतना ही अट्रैक्ट करेगा, उसको करेगा अट्रैक्ट उतना ही, बिल्कुल करेगा। तो ये रहा हमारा, इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जेड इफेक्टिव के तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे तो सेम है, यहाँ पे तो जो जेड इफेक्टिव हो रहा है, चलो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है, कम हो रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है जेड इफेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, यहाँ पे जेड इफेक्टिव और ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे भी जेड इफेक्टिव और ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इतना हमको समझ आ गया, जेड इफेक्टिव के टर्म में हमने समझ लिया। क्यों समझा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इज प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, ये आयनाइजेशन एंथैल्पी जो भी हम इसको बोले, यानी कि जेड इफेक्टिव जब ज्यादा होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी। इसीलिए हमने जेड इफेक्टिव को क्या किया, सबसे पहले पढ़ लिया। क्यों पढ़ा सबसे पहले, क्योंकि उसका रिलेशन सब जगह आता है, सब जगह, यानी कि हम चाहते थे उसको बाद में भी पढ़ सकते थे वो बाद का टॉपिक भी था, ठीक है, उसको बाद में भी पढ़ सकते थे, लेकिन हमने पहले उसको इसीलिए पढ़ लिया क्योंकि वो एटॉमिक जो हमारा साइज है उसमें भी आया, एंथैल्पी में भी आया, जो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ेंगे तो उसमें भी क्या आएगा, वो हमारा आएगा, ठीक है, उसका रिलेशन जरूर होगा, ठीक है। तो अब हमने इस तरीके से भी समझ लिया कि यहाँ आगे आगे जाते जाते क्या हो रहा है, जब आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 में आगे आगे क्या हो रहा है, हमारा जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है यानी कि जो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। ये समझ आया कि E1 E2 E3 में से बड़ा कौन होगा, ज्यादा कौन होगा, क्यों होगा, इतना समझ आ गया, ठीक है। देखिए इसको, चलिए इतना समझ में आया, इससे किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, आगे हम देखते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो क्या कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे एक दो पॉइंट ये भी, द आयनाइजेशन एंथैल्पी एक्सप्रेस इन द यूनिट्स ऑफ, जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसकी यूनिट ये होती है किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। वी कैन डिफाइन द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सेकंड मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, है ना, जो लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ही तो हम लूज करते हैं कि नहीं करते, उनको ही क्या करते हैं, हम हटाते हैं। तो जो ये होती है हमारी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जिसको इस तरीके से ये बता रहा है कि जो एक बार हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है, जो हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की उससे जो हमारा आया था हमारा, ये ऐसे किया था हमने, ये एक्स से आयनाइजेशन एंथैल्पी करके गैस स्टेट में था, ठीक है, फिर क्या हुआ था हमारा, ये आ गया था एक्स पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या होगा, इससे क्या होगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकलेगा एक और इलेक्ट्रॉन,
यहाँ पे 2 प्लस आ जाएंगे, ठीक है, तरीके का हो जाएगा। तो ये यहीं पे यही बात, ठीक है। एनर्जी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम एंड हेंस आयनाइजेशन एंथैल्पी आर ऑलवेज पॉजिटिव। तो एनर्जी क्या होती है, हमेशा हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए किसी भी एटम से, चाहिए होती है। इसीलिए जो हमारी आयनाइजेशन एंथैल्पी वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी आगे बढ़ेगी, है ना, फर्स्ट से बड़ी क्या होगी, सेकंड वाली होगी, सेकंड से बड़ी कौन सी होगी, थर्ड वाली होगी, इसलिए वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। ये इतना भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। अगला एनर्जी ऑलवेज रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, हमने पढ़ लिया आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। हम अगला पॉइंट देखते हैं, द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या होगी, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या होगी, हायर होगी। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि हायर होगी, क्यों होगी, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। बिकॉज इट इज मोर डिफिकल्ट टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ पॉजिटिवली चार्ज आयन देन फ्रॉम अ न्यूट्रल आयन, ठीक है। न्यूट्रल आयन से इलेक्ट्रॉन निकालना तो क्या है, इजी है, लेकिन जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, डिफिकल्ट है ना। पॉजिटिवली चार्ज आयन हो गया, ठीक है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, डिफिकल्ट है। क्यों है डिफिकल्ट, वो भी हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, क्योंकि क्या होगा, उसका सिग्मा कम हो जाएगा, उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा। जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। इन द सेम वे थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी विल बी हायर देन द सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगी, ठीक है। फिर फोर्थ होगी वो थर्ड से ज्यादा होगी, फिफ्थ होगी वो फोर्थ से ज्यादा होगी, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया। अब चलो पढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी को शॉर्ट में हमने क्या लिख दिया, आई ही लिख दिया, ठीक है। शॉर्ट में क्या कर दिया, इसको आई लिख दिया। पहला फैक्टर है जेड इफेक्टिव, क्या है, जेड इफेक्टिव, ठीक है। अब हमें पता है कि जेड इफेक्टिव इंक्रीज, जेड इफेक्टिव क्या है, प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। जेड इफेक्टिव क्या, आयनाइजेशन एनर्जी की क्या, प्रोपोर्शनल है, यानी कि जेड इफेक्टिव क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, होगी इंक्रीज, ठीक है। ये फर्स्ट फैक्टर। सेकेंड है हमारा साइज, क्या है, साइज। अब एक रिलेशन ऊपर में देखते हैं, जब हमारा जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता था जो हमने पीछे पढ़ा होता है, तो हमारा साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है डिक्रीज। तो यानी कि साइज इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, लिख सकते हैं हम इसको ऐसा, लिख सकते हैं। तो क्यों लिख सकते हैं, ऊपर वाला लिखा तो क्यों लिखा, ये सब का जवाब मैंने आपको दे दिया है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। एक बार आप इसको क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, अभी इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। ये लिखिए जो इंपॉर्टेंट है इसको लिखिए और रिवाइज कीजिए, ठीक। इतना समझ में आया, समझ में आ गया। ये शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, साइज डिक्रीज। एक आ गया तीनों का ये पूरा, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हमने सारा इरेज कर दिया, हमने क्या देखा, अब हमने क्या पढ़ लिया, आयनाइजेशन एनर्जी 1/साइज, ये हो गया हमारा जेड इफेक्टिव, ठीक है। जैसे कि हम एक पीरियड में चलते हैं, यानी कि बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। आगे की तरफ को क्या होता है हमारा, क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। ये हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ गया। अब ग्रुप में देखें,
ठीक है, जैसे हम ग्रुप में डाउन जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि साइज क्या हो रहा है, नीचे की तरफ साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, साइज तो हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। ये हमारा साइज का ऑर्डर, साइज का ऑर्डर क्या आएगा इसमें, ये होगा हमारा साइज का ऑर्डर, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा और ये सबसे बड़ा। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, उल्टा होगा। क्या होगा, ये होगा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको कैसे लिख दें हम, कैसे बताएं इसको, सीधे में लिखते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या कर लिया, ऐसे में लिख दिया। ठीक है, आगे की तरफ क्या हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, डिक्रीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे आप इसको, आयनाइजेशन एनर्जी नीचे की तरफ लिखेंगे तो हम इसको ऐसे करेंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो, इससे मैंने उस तरीके से लिख दिया। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए आगे पढ़ते हैं। इतना समझ में आया, इतने से कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारा तीसरा फैक्टर है, पढ़ रहे हैं ना अभी, फैक्टर अफेक्टिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्या है तीसरा फैक्टर, है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से हम क्या समझे, क्या होगा, जो हमारे फुली फिल्ड होंगे, है ना, पता है ना फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो ज्यादा स्टेबल होंगे, ये तो हमको क्या है पता है। फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या है हमारे, ज्यादा स्टेबल है। फिर हमारे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फिल्ड। फिर लास्ट में आएंगे हमारे पार्शियली फिल्ड। ठीक है, जो लोग भूल गए हैं उनको बता देते हैं। क्या है हमारा, इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, करते हैं बिल्कुल इस तरीके से करते हैं। स्पिन क्या होती है, अपोजिट होती है, तो ये तो हमारा फुली फिल्ड हो गया। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हाफ फिल्ड हो गया। अब हम इसकी बात करें, अगर ऐसा कुछ है तो ये पार्शियली फिल्ड है, ये ऐसा फिल्ड है तो भी क्या है, ये पार्शियली फिल्ड है तो भी क्या होंगे, ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला। ठीक है, अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे गए हैं, या क्या है, या इलेक्ट्रॉन कैसे भरे हैं, अगर ऐसे भी, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे भी अगर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हुई है तो भी क्या है, ये ज्यादा स्टेबल। अगर इस तरीके से भी कुछ क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं तो ये भी क्या है, ज्यादा फिल नहीं है तो भी हमारा क्या है, जो ये मतलब फुली फिल ज्यादा स्टेबल है, हाफ फिल ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, स्टेबल का मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना, यूज करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ज्यादा क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, वैसे ही हाफ फील्ड में भी क्या है, वो हाफ फील्ड है तो वो भी क्या है, उनसे भी इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, बहुत ही मुश्किल है इलेक्ट्रॉन निकालना, इसलिए उसको भी क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी ज्यादा। अब ये क्या है, हमारे पार्शियली फिल्ड है, ठीक है, तो इनसे एनर्जी उतनी नहीं देनी पड़ती इनके कंपैरिजन में। ठीक है, इनके कंपैरिजन में उतनी एनर्जी नहीं देनी पड़ती, इसलिए हम बोलते हैं कि ये वाले क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली क्या है उससे थोड़ा कम, यानी कि ये भी क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही है, लेकिन इससे थोड़ा कम, फुली फिल्ड से थोड़ा कम। बाकी ये हमारे क्या है, ये हमारे इन के दोनों के कंपैरिजन में ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में अगर बोला जाए। ठीक है, ठीक है, जैसे हम एग्जांपल देखें, चलो एग्जांपल देखते हैं, चलो एग्जांपल देखते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, फॉस्फोरस और सल्फर, अलग अलग पीरियड के हमारे पास ये हैं, अलग अलग पीरियड के। ठीक है,
नाइट्रोजन हमारा 7 और ये हमारा 8, ठीक है, यानी कि इसके लिख देते हैं, इसके लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ठीक है, ये हमारा 1s2 2s2 2p4, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए क्या डिफरेंस है और किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, यहाँ पर हम उसको फिल करेंगे ना, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, बताइए ऑक्सीजन की ज्यादा होगी या सोडियम या नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, देखिए अब बताइए, बताइए किसकी ज्यादा होती है। देखो अगर हम जो हमने पीछे पढ़ा, जो हमने प्रीवियस नॉलेज जो हमने गेन करी, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो क्या है, ज्यादा कौन है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, किसकी होगी, किसकी होगी। देखिए अभी तक हमने पीछे जो पढ़ा उसके हिसाब से हमने क्या पढ़ा, जब हम पीरियड में आगे की तरफ जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, यानी कि नाइट्रोजन से ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की होनी चाहिए थी, है ना, ये ऐसा आना चाहिए था। लेकिन लेकिन उसके बाद जो हमने फैक्टर्स पढ़े, जब हमने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का पढ़ा, तो हमने क्या देखा कि फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल है हाफ फिल्ड से, फिर पार्शियली फिल्ड, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर अगर हम इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में देखें तो ये क्या है, हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 पूरा हाफ फिल्ड है, और इसमें कितने हैं, 4, यानी कि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, इजी होगा, होगा इजी। तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, इसकी होगी, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, टफ होगा, होगा मुश्किल, क्योंकि हाफ फील्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पहले से हाफ फील्ड है, यानी कि वो स्टेबल है, क्या है, वो स्टेबल है, और कोई स्टेबल एलिमेंट है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि सबसे ज्यादा टफ होते हैं हमारे जो नोबल गैसेज होती हैं, क्या होती है हमारी जो जो भी हमारी नोबल गैसेज होती हैं, वो क्या होती है, वो हमारी स्टेबल होती है, पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, यानी कि सबसे ज्यादा हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी उन्हीं की होती है, किसकी, जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं। क्यों होती हैं, क्योंकि वो क्या होती हैं, फुली स्टेबल होती हैं फुली स्टेबल, तो उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है। वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से जो नाइट्रोजन है वो क्या है, हाफ फिल्ड है, उससे क्या है, आउटर जो ये है पी है वो क्या है, हाफ फिल्ड है, यानी कि वो क्या हो चुका है, स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है। और जो ऑक्सीजन है वो क्या स्टेबल नहीं है, नहीं है, ठीक है, इसीलिए क्या है, जो आयनाइजेशन एनर्जी है, एंथैल्पी है, वो नाइट्रोजन की ज्यादा है, जबकि होनी ऑक्सीजन की चाहिए थी। लेकिन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पर थर्ड फैक्टर पढ़ा, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारा क्या है, नाइट्रोजन है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसका होता है 16, इसका होता है 15, ठीक है, इसका देखें अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 2p3p, 2 2 4 6 9 10 11 12 3p, कैसे होता है, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, ठीक है। वैसे इसका क्या है 15, इसमें क्या होगा हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है, ठीक है। इसका भी हम देखें, इसका भी क्या ऊपर वाले की तरह सेम, इसमें क्या जो सल्फर हमारा क्या होना चाहिए, सल्फर की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि पीरियड में क्या होता है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, जब जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या थी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पर भी हमें क्या देखने को मिलता है कि जो 2 3p3 है वो क्या है हमारा, वो हाफ फिल्ड है हाफ फिल्ड, जबकि हमारे ये क्या है, ये तो पार्शियली फिल्ड है, ये 3p4 इसका क्या है, पार्शियली फिल्ड है, यानी कि पार्शियली फिल्ड वाले से जो हमारा हाफ फिल्ड है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, यानी कि जो हमारा फॉस्फोरस है वो क्या होगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने में क्या लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, लगेगी ज्यादा एनर्जी। ऐसे हमारे पास क्या बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं,
तो जब भी हम आयनाइजेशन एनर्जी करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें क्या हम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जरूर एक बार लिख के देखेंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं चलेंगे कि हमने पढ़ा था भाई कि पीरियड में तो इंक्रीज होती है तो इंक्रीज ही होगी, कोई जरूरी नहीं है इंक्रीज ही होगी। ठीक है, हमें पहले आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका निकालना है, उसके बाद उसको देखना है आगे। ठीक है, देखिए इसको, तो ये पढ़ लिया हमने आयनाइजेशन एंथैल्पी से कुछ फैक्टर बच चुके हैं, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और बाकी का जो भी हमारा आगे का है उसको हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप पढ़िए और क्वेश्चंस देखिए, पीरियोडिक टेबल को लर्न करके उसमें से क्या कीजिए, क्वेश्चंस कीजिए कि कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है आयनाइजेशन एनर्जी, कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।